आज के क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 4 और जिसका नाम है कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। अभ्यास प्रश्न पहला देखिए, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला क्वेश्चन कह रहा है संश्लेषित रेसे डैश अथवा डैश रेसे कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेसे जो होते हैं वो रेयॉन, क्या भरेंगे? रेयॉन, यहाँ भरेंगे रेयॉन, ठीक है, अथवा नायलॉन, नायलॉन, ठीक है। यानी कि संश्लेषित रेशे रेयॉन अथवा नायलॉन रेशे कहलाते हैं। आगे देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूती वस्त्र जलाने पर डैश के जलने जैसी गंध आती है, जबकि नायलॉन से उबलती हुई डैश के समान गंध आती है। तो सूती वस्त्र को जलाया जाता है ना, तो वहां पे जो गैस उत्पन्न होती है वो कागज की तरह, ठीक है, कागज की तरह, यहाँ पे क्या भरेंगे? कागज, कागज की तरह जलने की गंध आती है। कागज, यहाँ क्या भरेंगे? कागज, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि नायलॉन से उबलती हुई, नायलॉन से उबलती हुई डैश के समान गंध आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे फली। तो ये हो जाएगा फली के जैसा गंध आती है, ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए 3 नंबर, कह रहा है सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर डैश वस्त्र आसानी से फट जाते हैं। कौन से वस्त्र फट जाते हैं जी? ठीक है, तो यहाँ पे हम भरेंगे कि सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर यह वस्त्र आसानी से फट जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसको फाड़ने में दिक्कत नहीं होती है। आगे देखिए 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। किसको जी? तो यहाँ पे हम भरेंगे रेयॉन। क्या भरेंगे? रेयॉन जो है उसको सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलान कीजिए, ठीक है। प्रश्न 2 कह रहा है मिलान कीजिए, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है रेशम, दूसरा दिया है पैरासूट, तीसरा दिया है कृत्रिम रेशा, चौथा दिया है टेरिलीन। और उसी तरह से कॉलम बी में दिया है पहला नंबर संश्लेषित रेशा, बी नंबर में दिया है रेयॉन, सी नंबर में दिया है प्राकृतिक रेशा और डी नंबर में दिया है नायलॉन। देखिए तो पहला जो है ना रेशम, देखिए ये पहला जो है रेशम, इसको ला करके मिला देंगे प्राकृतिक रेशा से। यह प्राकृतिक रेशा है, ठीक है, इसको ला करके मिला देंगे हम सी से, ठीक है। अगला देखिए पैरासूट। पैरासूट जो है ना वो हमारा नायलॉन का बना होता है, तो इसको ला करके मिला देंगे डी से। ये किसका बना होता है? नायलॉन का बना होता है, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर। 3 नंबर में दिया गया आपका कृत्रिम रेशा। तो 3 नंबर जो दिया है कृत्रिम रेशा, ठीक है, इसको ला करके मिला देंगे हम रेयॉन से। यह रेयॉन का बना होता है, ठीक है। आगे है टेरिलीन। तो टेरिलीन जो है 4 नंबर में दिया है टेरिलीन। टेरिलीन जो है वो हमारा है संश्लेषित रेशे, तो इसको ला करके मिला देंगे संश्लेषित रेशे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आगे हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? कुछ जो रेशे हैं वो संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? क्या कारण है कि वह संश्लेषित कहलाते हैं? ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में जो रेशे रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे की संज्ञा दी जाती है या फिर उसे संश्लेषित रेशे कहा जाता है। जैसे हो सकता है नायलॉन, टेरिकॉन इत्यादि, ठीक है, इस तरह से। यानी कि ये जो वस्त्र हैं या फिर ये जो वस्तुएं हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं संश्लेषित रेशे, ठीक है। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। तो उत्तर लिखेंगे नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुएं जो इनकी प्रबलता एवं टिकाऊपन को दर्शाता है वह है। पहला क्या है जी? तो पैरासूट। पैरासूट नायलॉन का ही बना होता है। आगे देखिए चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण, यानी कि चट्टानों पे चढ़ने के लिए जो रस्सी तैयार की जाती है वो भी नायलॉन की ही तैयार की जाती है, जो कि बहुत ही मजबूत होता है। और पैरासूट जो है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो इसमें क्या देना था हम लोग को? 2 एग्जाम्पल देना था, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? यानी कि बताया गया है कि संश्लेषित वस्त्र को रसोई घर में नहीं पहनने दी जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है, वो बरक सकता है, चिपक सकता है, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति जो पहना होगा उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इसलिए उसका कपड़ा जो है पहनने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, उत्तर उत्तर लिखेंगे, रसोई घरों में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि यह बहुत जल्दी आग पकड़ने लगता है और यह पूर्ण रूप से जलने के बजाय इसके रेशे पिघल कर चिपकने लगते हैं, जिससे जलने का खतरा बहुत अधिक रहता है। अतः यही कारण है कि रसोई घरों में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? तो लिखेंगे उत्तर में, आधुनिक युग में नवीन रासायनिक रेशों का आविष्कार हुआ है और अनेकानेक नवीन रेशे खोजे जा रहे हैं। यानी कि बोला गया है कि आधुनिक युग में रासायनिक रेशों का आविष्कार हुआ है और भी अधिक रासायनिक रेशों की खोज अभी हो रही है। इसी प्रकार इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशे प्राप्त किया गया, जैसे रेयॉन। यह रेशम के समान होता है, इसलिए इसे कृत्रिम या नकली रेशम भी कहते हैं। यानी कि बोला गया है, इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से, ठीक है, यानी कि इंसानों द्वारा, ठीक है, कृत्रिम रूप से रेशा प्राप्त किया गया, जैसे रेयॉन। यह रेशम के समान होता है, रेयॉन जो होता है वो रेशम के समान होता है, इसलिए इसे कृत्रिम या नकली रेशम भी कहा जाता है। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, यानी कि संश्लेषित जो वस्त्र होते हैं वो गर्मी के दिनों में आरामदेह क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में, संश्लेषित वस्त्र रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनती है एवं उसमें प्राकृतिक पदार्थों की कमी होती है, जिसकी वजह से यह मौसम के अनुकूल व्यवहार नहीं कर पाती है। यह बाहर की हवा को अंदर नहीं जाने देती है या फिर अंदर घुसने नहीं देती है, ठीक है, जिसके कारण यह कष्टदायक हो जाती है। यानी कि बोला गया है कि संश्लेषित वस्त्र को गर्मी में इसलिए नहीं पहना जाता है कि यदि अगर आप संश्लेषित वस्तु को गर्मी में पहनेंगे तो अंदर की हवा जो होती है वो अंदर रहेगी और बाहर की हवा जो बाहर रहेगी, तो अंदर की हवा यानी कि बॉडी के अंदर की हवा जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे व्यक्ति को घुटन महसूस होगी और उनके बॉडी में पसीना की मात्रा अधिक होगी और उनको मतलब आरामदेह महसूस नहीं होगा, इसलिए पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे जी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि ये कह रहा है कि एक्रिलिक के दो उपयोग बताइए, एक्रिलिक के दो उपयोग बताना है, ठीक है। तो लिखेंगे, एक्रिलिक का उपयोग शाल एवं कंबल का निर्माण करने में होता है। एक्रिलिक का जो उपयोग होता है वो भी एक रेशम की तरह ही यूज होता है, ठीक है, तो उसका उपयोग शाल यानी कि शाल और कंबल को बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल इसमें पूछा गया है तो क्या लिख देंगे, शाल और कंबल, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेशा का नाम बताइए जो, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जलने पर कागज जैसा गंध देता है, तो जो कागज जैसा गंध देता है उसको हम कहते हैं सूती वस्त्र, तो यहाँ पे लिखेंगे सूती वस्त्र। सूती वस्त्र, ठीक है, इस तरह से सूती वस्त्र। आगे देखिए 2 नंबर कह रहा है कि जलाने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, यानी कि जलाने पर जलते हुए बाल का गंध देता है तो उसका नाम है रेशम। रेशम को यदि जलाइएगा तो जलते हुए बाल का वो गंध देगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है 3 नंबर, जलाने पर उबलती हुई फली का गंध देता है, उसका क्या नाम है जी, तो उसका नाम है नायलॉन। तो यहाँ लिखेंगे नायलॉन, ठीक है, ये भर देंगे यहाँ पे, उत्तर में हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जी, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है, टिप्पणी कीजिए। यानी क्या, तो लिखेंगे उत्तर में, सामान्यतः
प्राकृतिक रेशे के लिए हमें प्राकृतिक अर्थात पौधे एवं पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, किंतु जैसे जैसे युग आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आधुनिकी का विस्तार भी अपने चरम पर है, यानी कि अधिक हो रहा है, विस्तार भी अधिक हो रहा है। इस दौरान रेशों का निर्माण भी बड़े उद्योगों में एवं बड़े पैमाने पर होने लगा है, जिससे संश्लेषित रेशों को जन्म दिया। जिसने क्या किया? संश्लेषित रेशों को जन्म दिया। अब प्रकृति पर निर्भर रहते हुए ये सब रसायनों के माध्यम से बना रसायनों के माध्यम से बन रहा है, जिसके कारण यह वनों के संरक्षण में सहायक सिद्ध हो रहा है एवं कारगर भी है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो रेशम प्राप्त करने की विधि उत्तर में लिखेंगे लिखेंगे रेशम कीट को शहतूत के पौधों पर रख दिया जाता है। यह शहतूत की पत्तियों को खाता है एवं उस पर लार्वा देता है। लार्वा में एक रेशम ग्रंथि होती है, जिसमें फाइब्रिन नामक प्रोटीन बनता है। यह फाइब्रिन धागे के रूप में परिणत हो जाता है और लार्वा के शरीर के चारों ओर लिपट जाता है। धागे के लिपटने से धागे के लिपटने से गेंद जैसी आकृति बनती है, जिससे कोकून कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोकून। कोकून के अंदर लार्वा में कुछ परिवर्तन होता है तथा प्यूपा बन जाता है। ठीक है, यही प्यूपा वयस्क कीट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, प्यूपा के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त कर लिया जाता है। इस तरह के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेशे उत्पादन पौधों के नाम पर उनकी उपयोगिता लिखें। तो लिखेंगे रेशे उत्पादक पौधों के कुछ उदाहरण व उन पादपों की उपयोगिताओं को नीचे सूचीबद्ध किया जा रहा है। रेशे उत्पादक पादपों के नाम और उपयोगिता, यानी कि बोला गया है फ्लॉस्क। फ्लॉस्क जो है वो पादप का नाम है और ये किस चीज में उपयोग होता है? तो लिनन में उपयोगिता इसका है। आगे देखिए कपास। कपास से क्या बनता है? कपास से बनता है रुई। नारियल, तो नारियल जो होता है ना, उससे देखिए क्या बनता है? नारियल के रेशे का जूट। जूट से क्या बनता है? तो जूट के रेशे, यानी कि जूट से बोरे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि उपयुक्त पादपों के रेशों से वस्त्रों, तिरपाल, बोरा आदि तैयार किया जाता है। जूट यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में पटुआ। ठीक है, उसी से यहाँ पे बोरा बनाया जाता है। ठीक है, जो चावल के बोरे होते हैं, ये सभी चीजें इसी से बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम कीट लार्वा को शहतूत की पत्तियों के अतिरिक्त अन्य पत्तियों पर पालने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कि बोला गया है कि रेशम कीट जो है अन्य पत्तियों पर भी पालन किया जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे रेशम कीट का लार्वा शहतूत की पत्तियों के अतिरिक्त अन्य पत्तियों पर लार्वा के भोजन के अनुकूल नहीं होता है, अतः लार्वा उसे खाने में रुचि नहीं दिखाता है। इसीलिए दूसरे पत्तियों पर इसको पालन करना, इसको इसको पालने का जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। जब वह लार्वा जो है या फिर रेशम कीट जो है वह शहतूत के पत्तों को खाएगा ही नहीं, तो फिर उसकी वृद्धि कहाँ से होगी? तो रेशम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि इसमें जो है ना, जो रेशम कीट होते हैं वह शहतूत के पत्तियों के अलावा दूसरे किसी पत्तियों पे ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं, इसलिए वहां पे उनका वृद्धि नहीं होता है। तो दूसरे पेड़ पौधे पे इनको पालन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।